उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई, और उनका एक इंटरव्यू असल में एक ही एशिया ने उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। तो मोदी जी ने कहा कि ओनस जो है पाकिस्तान के ऊपर है कि वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जिसमें कि टेररिज्म हो ना होए, जिसकी की वजह से हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। वो एक इंडियाज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जो है ये चाइना और पाकिस्तान दोनों से, उसके बारे में बात कर रहे थे और कहने लगे कि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हमारी सॉवरेनिटी और डिग्निटी को हम जिन्हें जो है वो उसको सेफ गार्ड करने के लिए हम कमिटेड हैं और रूल ऑफ लॉ और पीसफुल डिस्प्यूट की सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। 2020 में जो इनके बड़े वायलेंट क्लैशेस हुए थे, ये इनके ऊपर जो गोलान हाइट्स के पास, नहीं सॉरी, वो जो लद्दाख के एरिया में जो हुए थे, तो वहाँ पे उसके बाद से जो है फिर चाइना जो था वो पीछे भी नहीं हटा था और ये जो है इनके फिर जो है वो झगड़े और बढ़ गए थे, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी नॉर्मल टाइज नहीं हो सके हैं। तो उसके ऊपर ये बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि कोई भी फ्यूचर डेवलपमेंट जो चाइना और इंडिया के बीच में होएगी, इट विल बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि हम उनके साथ नॉर्मल टाइज उसी वक्त करेंगे जब पाकिस्तान नेसेसरी स्टेप्स लेगा और चीज़ों को जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो ये सारी बातें जनाब आज इन्होंने की। AFP की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक आपको पता ही है कि जो इंडिया है वो अब G20 की मीटिंग करने वाला है। और जब आपको पता ही है बीबी भुट्टो जरदारी जो है वो जब वहाँ पे थे गोवा में SCO की मीटिंग के लिए, तो उधर भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ वहाँ पे जो है बीबी जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग कर रहा है हिंदुस्तान, ये इंडिया की एरोगेंस शो करता है और उनकी पैटीनेस भी शो करता है। इसमें अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान और चाइना जो हैं उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो इसको कंडेम करते हैं। चाइना तो वैसे G20 का हिस्सा है, लेकिन चाइना ने आज कहा है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है वैंग विनबिन, उन्होंने कहा जी कि कोई भी चाइनीज डेलीगेशन ये जो G20 की मीटिंग मई 22 से 24 3-डे मीटिंग हो रही है जम्मू और कश्मीर में, ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में, उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंस है वो बड़ा क्लियर है कि कोई भी G20 की मीटिंग जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि तुर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया जो है वो भी शायद जो है यहाँ पे नहीं जाएंगे। इंडिया ने कोई तकरीबन 100 मीटिंग्स जो हैं वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरिया के अंदर ऑर्गेनाइज इस सिलसिले में की हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अब कंट्रीज जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने जो रिवोक किया था ये स्पेशल स्टेटस जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का अगस्त 5 2019 में, तो उसके बाद से जो है यहाँ पे लोग कहते हैं कि उनको यूनियन टेरिटरी बना दिया, उनको डिग्रेड किया है। और वैसे भी दुनिया कहती है कि ये जो, और पाकिस्तान ने भी कहा है कि ये इंडिया ने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं, जबकि बायलैटरल जो ट्रीटीज़ थे इनकी और पाकिस्तान के वो भी वायलेट किए हैं। तो इसके ऊपर अब जो है काफ़ी झगड़ा जो है वो चला है। अच्छा जी, वो स्पेशल रिपोर्ट जिसका कि आप लोगों को 2-3 दिन से इंतज़ार था, मुझे बेशुमार मैसेजेस आए, अब मुझे नाम नहीं याद है, मनहाज थे कि महाज थे और मारिया थी और मदिया शायद कोई थी, कोई काफ़ी मैसेजेस आए कि हम आपके स्पेशल रिपोर्ट जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं आज आपको ये सुनाऊंगी। एंड दिस स्पेशल रिपोर्ट इज़ ब्रॉट टू यू बाय QTL क्विक ट्रक ल्यूब, जो कि अब अपना, आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज ट्रकर्स को देते हैं और बहुत हाई एंड जो है वो अपने ट्रक ल्यूब्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जो हैं इनके से अगर आपने और भी अपने ट्रकों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है कि जी उनको कैसे उनकी हेल्थ बेटर की जा सकती है, तो आप इनको कॉल कर लें at 1519622060। और हाँ, एक और मुझे मैसेज आया था, शायद अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तनवीर साहब का, वो जो मैंने हमीद गुल साहब की आपको रिपोर्ट बताई थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सुपरसीड करके आसिम नवाज साहब को और मेरे ऊपर, हालांकि मेरा नंबर 1 पे नाम था, उन्होंने किया। तो वो उन्होंने तनवीर साहब कहने लगे कि आप फैक्ट्स को सही तरह से पेश नहीं कर रही हैं। तो मैंने आपका जो ये कमेंट आया था, सर तनवीर साहब अगर आप सुन रहे हैं मुझे, बिल्कुल उसके नीचे मैंने हमीद गुल साहब का एक वही क्लिप जो है वो डाल दिया है। तो आप वो वीडियो को ऑन करके खुद से वो देख सकते हैं कि हमीद गुल साहब जो है क्या कह रहे हैं। हम बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज जो होते हैं उनसे न्यूज़ लेते हैं सर, हम ट्विटर से न्यूज़ नहीं लेते। तो एज अ रिजल्ट जो है कभी हमारे बोलने में शायद
कुछ गलती हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा जी, ये स्पेशल रिपोर्ट जो है ये मैंने इसलिए आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूं कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है उसके कुछ रेमनेंट्स जो हैं वही हमें नजर आ रहे हैं, जो कि ये वही रेमनेंट्स नजर आ रहे हैं जो कि नाज़ी जर्मनी में किसी वक्त जो थे वो देखे गए थे। और इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहती हूं, और हिस्ट्री ये है कि जर्मनी में फरवरी 27 1933 में जो कुछ हुआ था, उसके बाद जो कुछ जर्मनी में हुआ उसको फिर संभाला नहीं जा सका। रिक्सटैग जो थी, इनकी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी बर्लिन में, उसको आग लगा दी गई थी, और इसका फायदा जो था फिर एडोल्फ हिटलर साहब ने उठाया था, और उन्होंने बड़ी पॉलिटिक्स ऑफ फियर फिर चलाई थी, और जो है उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी फिर उसके ऊपर। वहां पे पॉलिटिशियंस को डराया धमकाया जाता था, उनको पकड़ा जकड़ा गया था, उनको जो है कहा गया था कि तुम जो है कम्युनिस्ट जो है उनके खिलाफ बोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिस्ट हैं इन्होंने जो है इसको आग लगाई है, जो कि हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। रिक्सटैग का जो फायर था वो रेफर करता है एक बड़ी कॉशियस टेल की तरफ कि किस तरह चीजें जो थी जर्मनी के अंदर बड़ी को बढ़ावा मिला था। यहां पे आपको पता ही है जर्मनी में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो डेमोक्रेसी के साथ जो किया गया था वो 1919 में वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया था एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे उन्होंने पावर जो थी वो ले ली थी, और जो कैबिनेट जो थी उसको डिसमिस करके, और जो चांसलर थे उन्होंने रिक्सटैग जो इनकी पार्लियामेंट थी उसको बिल्कुल, रिक्सटैग भी कुछ लोग बोलते हैं, उसको इनइफेक्टिव कर दिया था। आफ्टर दैट 1923 में हिटलर साहब जो है उन्होंने फिर ज्यादा वो एक्टिव हो गए थे और अपनी एनर्जीज उन्होंने पॉलिटिक्स में लानी शुरू कर दी थी। इतने ज्यादा एक्टिव हो गए थे कि एट वन स्टेज फिर उनको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी कि जो नाज़ी पार्टी थी उसका उनको बना दिया गया था, हेड बना दिया गया था। उन्होंने आते सारी ये जो वीमर रिपब्लिक थी इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि जर्मनी ने ये जो साइन किया है ट्रीटी ऑफ वर्साय, जिसके के अंदर पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जर्मनी पे डाली गई है, जिसके के लिए हमें ह्यूज रीपेमेंट्स देने पड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है, जर्मनी का कोई कसूर नहीं है। उसकी वजह से नाज़ीज जो थे जिनका कि वोट बैंक 2.6% था 1928 में, वो बहुत ऊपर चला गया, उसके साथ ग्रेट डिप्रेशन आ गया, और इस तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है हिटलर साहब ने उठाया। 1930 में इन्होंने 18.3% वोट्स लेके रिक्सटैग के अंदर ये बैठे, और उसमें आते ही इन्होंने वो जो सारी जो थी ब्लेम गेम सारी करनी शुरू कर दी, पॉलिटिकल केओस का फ़ायदा उठाया कि महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये लोग जो हैं ये जो आपको ख़राब कर रहे हैं, आपके मुल्क को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, जर्मनी टूट जाएगा। प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडलबर्ग जो थे उनको फिर जो है डिसॉल्व करनी पड़ी रिक्सटैग, और अगेन एंड अगेन करनी पड़ी जब ये बहुत ज्यादा हंगामे जो हैं उनको बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद बार बार इलेक्शंस होने लगे, और जो नाज़ीज हैं वो ऊपर 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 जाते रहे, यहां तक कि उनके पास जो है अब 18.3 से 33% जो है वोट बैंक आ गया, और उनके पास जो है वो फिर भी मेजॉरिटी तो नहीं आ रही थी, लेकिन इनका ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था। जनवरी 1933 में हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने रिलक्टेंटली हिटलर को जो है चांसलर जो है वो फिर बनाया, और नाज़ीज ने पावर सीज की। फरवरी 2020 में हिटलर साहब ने 50,000 बंदे जो थे उनको एनरोल किया, उनको ये आम सोसाइटी में डाला, उनको कहा कि इनको मारो पकड़ो, इनको जो है डराओ धमकाओ, और इनको बताओ कि मुल्क की बहुत बुरी हालत पुराने लोगों की वजह से है, और हम जो हैं सिर्फ नाज़ीज जो हैं वही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। हरमन गोरिंग जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो हिटलर के बड़े क्लोजेस्ट कंपैट्रियट थे, उनको ऑर्डर दिया गया था कि जी आप कम्युनिस्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली आपने रेड करनी है, फैक्टिशियस आपने सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो लगाने हैं, फैक्टिशियस आपने सेडिशन मटेरियल करना है, कम्युनिस्ट की बिल्डिंग्स जो हैं उनको जलाना है, उनके लोगों को पकड़ना है, उनको डराना है, उनको जेलों में डालना है। फिर ऑन फरवरी 27 जो बहुत सारे पेडेस्ट्रियंस थे नियर रिक्सटैग, उनको एक ग्लास के टूटने की आवाज आई, और उसके बाद वो पूरी की पूरी रिक्सटैग की जो बिल्डिंग थी वो फायर में चली गई। वहां पे फटाफट फायर ब्रिगेड को लाया गया कि इसको फायर को रोका जाए, लेकिन वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था मैरिनस वैन डर लुब, उसको पकड़ लिया गया, और वो जो $1 मिलियन का जो डैमेजेस थे, हालांकि वो सिर्फ एक गरीब बेचारा कंस्ट्रक्शन वर्कर था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया और कहा गया कि ये कम्युनिस्ट जो हैं ये सारा कुछ इस मुल्क के अंदर फसाद पैदा कर रहे हैं, और बड़ी ये जो केओस है ये इन्होंने क्रिएट की हुई है, और इनको मारने की और पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद कम्युनिस्टों के साथ जो कुछ हुआ जर्मनी में वो आपको पता ही है, उनको मारा झगड़ा गया, जेलों में तो जो जाते थे वो वापस ही नहीं आते थे, और आर्टिकल 48 जो है यहाँ पे इन्वोक किया गया था, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच को अबॉलिश कर दिया गया।
कोई मीडिया का बंदा, कोई प्रेस का बंदा, कोई प्राइवेसी में, कोई असेंबली में बिल्कुल कोई बात नहीं था कर सकता गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इनके कॉन्स्टेंटली फोन्स जो हैं वो टैप करने शुरू किए गए और तकरीबन 4000 के करीब बंदा जो है उसको अरेस्ट किया, इम्प्रिजन किया और उसको बेतहाशा टॉर्चर किया। और उसके बाद जो है जर्मन जो कम्युनिस्ट थे उनको बेतहाशा जो है वो मारा पीटा गया और बड़े जुल्म उनके साथ किए गए और कुछ लोग सिर्फ जो है अपनी जान वहां से बचा के जो थे वो भाग सके थे वहां से। और खास तौर पे ज्यूज जो था उनके खिलाफ फिर जो है पकड़ धकड़ की गई और एक नैरेटिव जो है मुल्क के अंदर कहा गया कि इस मुल्क के सारे वोज जो हैं वो ज्यूज के साथ रिलेटेड हैं और उसकी वजह से जो है ये रियल क्रिमिनल्स हैं, ये मुल्क को खराब कर रहे हैं और सारी एविडेंसेस प्रोवाइड की जाती थी और वो सारा कुछ जो था फैब्रिकेटेड होता था। तो जनाब आपको ये जो आज मैंने सारी रिपोर्ट सुनाई है, क्या आपको कुछ चीज़ें मिलती जुलती इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तकरीबन 3400 के करीब इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को पकड़ा हुआ है। वो पीटीआई के भी हैं और भी पता नहीं कौन है, पता नहीं किन लोगों को डाला गया सोसाइटी में जिसने कि वो मार धाड़ जलाओ पथराओ और गवर्नर हाउस जो है उसको जलाया और जो है इस वक्त लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। हर वो सहाफ़ी जो कि कोई हक की बात करना जा रहा है उसको पकड़ा जा रहा है। तो कुछ आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही है ज़ीशान? आइए नजर कुछ इस रिपोर्ट के बाद, है ना? एग्जैक्टली कार्बन कॉपी एग्जैक्टली कार्बन कॉपी वही है कि इल्जाम एक खास ग्रुप के ऊपर लगाना है, कम्युनिस्ट के ऊपर और ज्यूज के ऊपर, जैसे कि इस वक्त पीटीआई पे लगाया जा रहा है। इनको मारो, डराओ, पकड़ो, अरेस्ट करो, जेल में डालो, एग्जैक्टली जैसे हिटलर ने किया। उसके बाद ये जो सारी झूठी एविडेंसेस बनाई जा रही हैं कि इसने ये किया और ये जो फोन टैप्स हो रहे थे ये फोन टैप्स हो रहे हैं, फिर उनको लीक किया जा रहा था जैसे वहां पे यहाँ पे भी लीक। तो बिल्कुल जो है ना ये फोटोकॉपी तारीख अपने आप को दोहरा रही है। यस, तो फिर हम क्या कहें कि इस वक्त पाकिस्तान में नाज़ी जर्मनी का जो जिस तरह का रूल था वैसा रूल है इस वक्त। लेकिन पाकिस्तान में हिटलर कौन है? वो तो ऑब्वियस ही है। वो तो ऑब्वियस ही है। अच्छा जी, आज बड़े अफसोस की खबर है कि पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, उनके ऊपर आज अटैक किया गया था, सुसाइड अटैक, जिसमें कि वो बड़ा नैरोली जो हैं वो बच गए हैं। इनके कॉन्वॉय को उस वक्त अटैक किया गया जब ये बलूचिस्तान के जोब एरिया में जा रहे थे, लेकिन 6 लोग जो हैं और दूसरे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सिटी पुलिस स्टेशन SHO के जो शेर अली मंदोखेल साहब हैं उन्होंने कहा कि इन जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल जोब में भेजा गया है, जिसमें से कि एक जो है काफ़ी क्रिटिकल है। जो हक साहब हैं उनकी गाड़ी जो है वो पार्टली इसमें डैमेज हुई थी और जो वहाँ पे बॉडी मिली है अटैक में वो कहा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर की है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काफ़ी इसको कंडेम किया है और उन्होंने डायरेक्ट किया बलोच गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेट करें और उनको सजाएं दें जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, नेशनल असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी और PPP के जो हेड हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन सब ने इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया इस अटैक को और कहा है कि जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सामने लेकर आए। अच्छा, अब जब ये इनके ऊपर अटैक आया है तो जनाब सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है और यह भी इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक जो है इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज भी अब ये जो टेररिस्ट हैं TTP के उनके हिट लिस्ट के ऊपर हैं और इसके अंदर ये जो सारी इन्होंने लिस्ट आज जारी की है उसमें उन्होंने कहा जी कि TTP जो है आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को टारगेट कर रहा है और उसका एक फैक्शन जो है जमातुल अहरार वो भी इसके अंदर अब उनके साथ शामिल है। और वो कह रहे हैं जी कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं इस वक्त पंजाब के अंदर एंटर हो चुके हैं और JUA के जो लीडर हैं रिफतुल्लाह वो इसको जो है वो सरबराही में उसकी वो ये सारा कुछ चल रहा है, यानी कि जमातुल अहरार का जो चीफ है उसकी उसमें। और TTP के जो कमांडर हैं सरबकफ मोहम्मद, जरा नाम देखें, सरबकफ मोहम्मद, उन्होंने बड़ा प्रेज किया है ये जो कुछ अनरेस्ट मुल्क के अंदर May 9 को आया था उसके लिए और उन्होंने कहा कि जी मैं सपोर्ट करता हूं मिसक्रिएंट्स को। और ये जो रिपोर्ट है ये भी शो करती है कि 2023 के जो फर्स्ट क्वार्टर में जो
यहाँ पे ये जो सारे कुछ अटैक्स किए हैं इसमें 850 लोगों को अभी तक टीटीपी जो है वो मार चुकी है, और ये काफ़ी जो है फेटल रहा है ये साल अभी तक। और इसके अंदर काफ़ी जो थे सिक्योरिटी के पर्सनल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। और 2022 में अभी तक जो फर्स्ट क्वार्टर था उसके अंदर 88 लोगों की डेथ हुई थी, जो कि जाहिर है कि अब बेतहाशा बढ़ गई है। 2022 में आते आते जो थी ये ज़रा थोड़ी और ऊपर चली गई थी। 2021 में 88 थी फर्स्ट क्वार्टर में, 2022 में 167 हो गई थी। और टीटीपी जो है उसने तकरीबन 22 अटैक्स किए हैं अभी तक, जो जनवरी से मार्च तक हैं, और उसके अंदर 107 जो है डेथ्स हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी जो है चौंका देने वाली खबर है जो आज इन्होंने ये यानी रिपोर्ट जो है इन्होंने दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जी आज बड़ी राहत दी है पीटीआई को, क्योंकि वो तमाम जो 72 पीटीआई के एमएनएस थे जिनके के रेजिग्नेशंस जो है स्पीकर नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कबूल कर लिए थे, उसको नल एंड वॉइड कहा है, जिसमें कि इंक्लूडेड थे फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शाह महमूद कुरैशी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हियरिंग सुनते हुए जो कि लेकर आए थे एक्स एमएनए रियाज फतियाना, उसके ऊपर बात करते हुए कहा कि ये जो कुछ भी राजा परवेज अशरफ ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ने किया है वो इनवैलिड है, नल एंड वॉइड है। और उन्होंने डायरेक्ट किया है तमाम इन एमपी एमएनएस को कि ये जो हैं ये सामने हाजिर हुए नेशनल असेंबली के स्पीकर परवेज अशरफ साहब के सामने और अपने जो हैं वो रेजिग्नेशंस विदड्रॉ कराएं। और इसमें जो हैं शफकत महमूद और फतियाना साहब भी शामिल हैं। आज ये बात कर रहे थे आउटसाइड लाहौर हाई कोर्ट, ये जो पीटीआई के लॉयर हैं बैरिस्टर अली जफर, और उन्होंने कहा कि ये बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इससे भी जो है छुटकारा मिलेगा, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपना रोल एज एन अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में कर सकेंगे। और उन्होंने एमएनएस को कहा कि आप फौरन जाएं स्पीकर के सामने और अपने ये जो हैं वापस लें जो रेजिग्नेशंस थे, क्योंकि अब ये नल एंड वॉइड इसको कोर्ट ने कह दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर एक कंप्लीट इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है जो कि स्पीकर साहब शायद करेंगे, मैं होप करता हूं, और मैं ये भी होप करता हूं कि इन तमाम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर वापस आने देंगे। वेरी बैड न्यूज़, कुछ अच्छी खबरें सुनाएं, कुछ अच्छी खबरें अच्छी पाकिस्तान की एक अच्छी खबर भी है जनाब, हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि बहुत दिल दुखाने वाली खबरें सुना दी हैं, तो मुस्लिम उम्मा की भी और पाकिस्तान की भी, तो एक अच्छी खबर सुनाते हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने जी अपना 8th एनुअल 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट जो है, जिसमें के 300 एक्सेप्शनल यंग एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में हैं, उसका जो उन्होंने जिक्र किया, उसमें से 5 जो हैं जनाब 5 पाकिस्तानी हैं जो कि आर्ट्स, मीडिया, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फाइनेंस एंड वेंचर कैपिटल, सोशल इम्पैक्ट के लिए जाने जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है आर्ट्स के लिए जानी जाती हैं आयशा, जो कि बहुत ही इंटरनेशनली एक्लेम्ड विजुअल टेक्निकल जो आर्टिस्ट हैं, और आपको पता है कि इनका जो आर्ट के नमूने हैं वो नासा तक के साइंटिस्ट को भेजे गए हैं। इनके आर्ट वर्क जो हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थ्रू स्पेस एक्स जो है वो उधर भी भेजे गए हैं, यानी कि स्पेस एक्स कौन चलाता है, एलॉन मस्क साहब चलाते हैं, तो उसके जो है उसके लिए जो मैलेथ 2 का मिशन है उसके डिजाइन जो है इन्होंने कुछ किया था, तो वो भेजा गया था। इसके बाद जी आजम साहब हैं, वो बड़ी जबरदस्त स्टोरी सुनाते हैं, और ये जो गोल्डन ग्लोब विनर जो हैं एक्टर रैमी यूसुफ, उसका जो शो है उसके साथ कुछ कोलैबोरेट करते हैं, और कुछ जो हैं पीपल ऑफ कलर की स्टोरियां उनके साथ जो है वो करते हैं, शेयर करते हैं वो, और वो फिर जो है रैमी अपना जो है शो करता है। शेरशाह और वलीद जो हैं जी, उन्होंने स्टार्ट किया था कैल पे, ये शरिया कंप्लायंट एक बाय नाउ पे लेटर स्टार्टअप है, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में 1% से भी लेस लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, तो उनको एक ऑप्शन दी है इन्होंने। इसके अलावा अन्नास जो है फाउंडर ऑफ बायोनिक्स, इन्होंने बड़ा जबरदस्त जो अपना जो किया था, सेटअप किया था एंटरप्राइज 2016 में, जिसकी की वजह से ये प्रोस्थेटिक जो लो कॉस्ट बायोनिक आर्म्स जो हैं वो बनाते हैं। तो इन 5 लोगों के नाम जो हैं 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट के अंदर आ जाए हैं, विच इज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। और जनाब ज़रा थोड़े से शायद आप इमोशनल हो सकते हैं अगर आप जो है शाहरुख खान के फैन हैं, क्योंकि कुछ उनकी ट्वीट्स सामने आई हैं उस वक्त से जब उनका बेटा आर्यन खान जेल में था। तो वो जो समीर वनखड़े हैं जो कि एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर थे, उनको कुछ इन्होंने बड़ी इमोशनल ट्वीट्स जो थी भेजी थी, जो कि अब सामने आई हैं। तो
उसके अंदर जो है, ये आपको पता ही है कि आर्यन खान को ड्रग्स ऑन क्रूज केस में पकड़ा गया था 2 साल पहले। तो वो ये इसको समीर वनखड़े को क्या ट्वीट्स चैट्स भेजते थे शाहरुख खान, वो कुछ सामने आई है, उसका हम आपको जिक्र करते हैं। वो कहते हैं जी कि प्लीज मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरा बेटा जो है वो कोई गलत काम ना करे, और मैं और आप हम दोनों प्राउड फील करेंगे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इसने इसकी लाइफ चेंज कर दी है, लेकिन हम फॉर अ बेटर इसकी लाइफ चेंज करेंगे। और प्लीज आप जो है, मुझे पता है आप बड़े इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर ऑफ लॉ हैं, लेकिन क्या मैं किसी सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हूं? अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो मैं बड़ा ही खुश होऊंगा, और अगर पॉसिबल है लॉ के दायरे में रहते हुए कि आप मेरे बेटे की मदद कर सकते हैं, आई विल रिमेन इंडेप्टेड टू यू फॉर एवर। और मुझे पता है कि इसको कुछ रेफॉर्मेशन की जरूरत है और मैं इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बेग करता हूं प्लीज कि आप जो है अपने लड़कों को बोलें, अपने बंदों को बोलें टू गो स्लो ऑन आर्यन फॉर गॉड सेक। और मैं स्वेयर करने को तैयार हूं कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा अगर आप मुझे ये फेवर देंगे और मुझे असिस्ट करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि कुछ इसमें से अच्छी चीज़ जो है वो सामने आए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप मुझे जानते हैं मैं अच्छा हूं, फिर कहते हैं मैं आपको बेग करता हूं प्लीज़ मुझ पे और मेरी फैमिली को मर्सी शो करो। हम अच्छे लोग हैं, हम सिंपल लोग हैं। मेरा बेटा जो है थोड़ा सा बिट वेवर्ड है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे लोगों से, लेकिन फिर भी वो ये डिजर्व नहीं करता कि वो हार्ड क्रिमिनल्स के साथ जेल में रहे। तो प्लीज मैं आपको बेग करता हूं इसके ऊपर मर्जी करें। एंड लास्ट जो इनकी जो आई है ट्वीट सामने, उसमें कहा है प्लीज मैन हैव अ हार्ट, प्लीज आई बेग यू। अच्छा, आखिरी में उन्होंने के नहीं लिखा था? नहीं 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 ये मौका ही नहीं था बेचारे का के कहने का ना, ये तो बेटा फंसा हुआ था। तो मैं वही देख रही थी कि इतना बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान का कितनी बार उसने कहा आई बेग यू प्लीज, आई बेग यू प्लीज, आई बेग यू। तो ये मैं आज जो है वो देख रही थी। अच्छा जी, एक 1990 का आपको पता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सबसे पहला सुपरस्टार था राजेश खन्ना, उसका एक इंटरव्यू अब सामने आया है जिसमें कि उनसे पूछा गया कि भाई आप डिंपल कपाड़िया को किसे आप डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे, या वो आपको डिवोर्स क्यों नहीं कर रही है, तो ये क्या चक्कर चल रहा है, तो आपके बीच में क्यों नहीं हो रही। तो उसमें इन्होंने अपने जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की। आपको पता है कि डिंपल कपाड़िया फिल्म में आई थी 1973 में बॉबी से ऋषि कपूर के साथ, और वो बड़ी सुपर डुपर हिट थी, जिसके बाद इनको बहुत सारे काम मिले थे। लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना एक टॉप सुपरस्टार थे, द ओनली सुपरस्टार थे, तो उससे इन्होंने शादी कर ली थी। और 1982 में फिर इनकी सेपरेशन भी हो गई थी, इनकी 2 बच्चियां हो चुकी थी, ट्विंकल और रिंकी, और डिवोर्स बहुत बाद में जाके 2012 में हुई थी। तो 1990 का एक जो ITMB का शोज का इंटरव्यू था, उसमें इनसे पूछा गया तो कि जनाब फिर वो कब वापस आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहा वापस कब इकट्ठे क्या हो रहे हैं, क्या मतलब है, हम तो हैं ही साथ, क्योंकि अभी तक तो हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। हाँ ये बात और है कि हम सेपरेटली रह रहे हैं, लेकिन वो मुझे डिवोर्स ही नहीं करना चाहती है। अब क्यों नहीं करना चाहती है, ये तो रीजन उसी को पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप उनसे इंटरव्यू करें तो आप उनसे पूछें, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दिल का मामला है। क्यों जी ईशान साहब, दिल के मामले है ना, दिल के मामले तो वही रहने दो फिर वही रहने दो। हाँ जी, हाँ जी। और जनाब सल्लू खान भाई जो है हमारे, सलमान खान, उनके ऊपर लोग आज और फिदा हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो बॉडीगार्ड है आज उसकी बर्थडे थी, तो उस बर्थडे के ऊपर वो बड़े जो हैं जफी शफी डाल के वो उधर खड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है इन्होंने इनको विश किया, शेरा को जो इनका बॉडीगार्ड है, और शेरा का हाथ आप देख सकते हैं कि सल्लू भाई के कंधे के ऊपर है। तो सल्लू भाई ने लिखा हैप्पी बर्थडे शेरा, गॉड ब्लेस यू मैन, बी हैप्पी। शेरा ने कहा थैंक्स मालिक फॉर ऑल द लव ब्लेसिंग्स फॉर ऑल दोज ईयर्स। और आपको पता ही है कि शेरा जो है पिछले 28 ईयर्स से बॉडीगार्ड है सलमान का, और बल्कि चीफ ऑफ सिक्योरिटी है इनका। बल्कि इसकी बीवी जो है शेरा की, उसको बड़ा जो है वो गिला है सलमान खान से कि ये जब से सलमान खान का बॉडीगार्ड बना है तो ये मेरे साथ रहता नहीं है, ज़्यादा सल्लू भाई के साथ रहता है। भाई सल्लू भाई के साथ जो जिनका प्यार है सो है। अच्छा जनाब, एक और अच्छी खबर है ज़ीशान साहब हमारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो निम्रा बुच्चा है जी, उसको 3 अवार्ड्स मिले हैं इंग्लैंड के अंदर। यूके के जो एशियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा था उसके अंदर ये उन्होंने एक पिक्चर जो है अपनी इंस्टाग्राम पे डाली है, और उसको कैप्शन किया थैंक यू टू यूके एशियन फिल्म फेस्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग अमेजिंग कामली। कामली जो फिल्म आई थी उसके लिए, और फिर एक पोलाइट सोसाइटी मूवी जो आई थी उसके लिए।
तो ये जो है कामली को मिला है फिल्म क्यूरेटर्स चॉइस अवार्ड, और इसी तरह पोलाइट सोसाइटी को मिला है फिल्म वेलाज चॉइस अवार्ड, और इसके अलावा इनको खुद को भी एक अवार्ड मिला है। तो उसके ऊपर आज इन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो की हैं। पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं सबी अजहर, वो कह रहे हैं जी जो कोच है पाकिस्तान अंडर 19 की जो टीम है क्रिकेट की उसके, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बहुत अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि टीम ने तीनों फॉर्मेट्स जो गेम के थे उसमें उन्होंने जीत ली थी। एक जो 1 ऑफ 4 डे मैच था वो भी जीता, ओडीआई सीरीज भी जीती, 1 T20 जो हुआ था वो भी जीता। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, हम बच्चों के कॉन्स्टेंटली फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं ताकि उनको क्रूशल जब स्टेज आ जाए गेम में तो उसके ऊपर जो है वो परेशान ज्यादा ना हो जाए। और कोचेस जो थे जिस वक्त ये लड़के खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ एरियाज मार्क किए हैं, अब हम उनके ऊपर काम करेंगे और अब हम फोकस करेंगे 2024 का जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है। हालांकि हमें लगता है कि कुछ अभी टाइम है लेकिन फिर भी हमको प्रेपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एंड बेटरमेंट। पाकिस्तान जूनियर हॉकी के जो टीम मैनेजर हैं हनीफ खान साहब, उनको लगता है कि उनकी जो जूनियर एशिया कप की में टीम जाने वाली है जो कि ओमान में अगले वीक ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, उसमें जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर सकती है और जीत भी सकती है। वो कहते हैं जी कि हम जो है लड़कों को हमने बहुत रिगरस किस्म की ट्रेनिंग दी थी कैंप के ऊपर, तो कैंप में तो उनके अंदर पोटेंशियल है टू क्वालिफाई फॉर फाइनल्स और प्लेयर्स जो है उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है और अब वो इस शेप में लग रहे हैं कि इंटरनेशनल मैचेस जो है वो खेल सकते हैं। जो कैंप था उसके अंदर हमने फोकस किया था फिटनेस पे और इनके जो अटैकिंग गेम है उसको इंप्रूव करने के लिए, तो हमको ये अचीव हो गया है टारगेट, तो हमें लगता है कि ये टीम जो है ये अच्छा करेगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट फीफा और टीम्स जो हैं उनको एक्सपैंड किया गया है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है जो कि जॉइंटली होएगा यूएसए, कनाडा और मेक्सिको के अंदर, वो कह रहे हैं जी कि दिस विल बी प्लेड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल क्लस्टर्स और ये डिपेंड करेगा ड्रॉ के ऊपर और इसलिए लोगों को आसानी होगी ट्रैवल करने के लिए भी। इस दिन तमाम की डिटेल्स जो है फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने आज दी है एलए के अंदर जब वो अनवेल कर रहे थे ऑफिशियल लोगो और ब्रांडिंग जो इसकी टूर्नामेंट की है उसको। उन्होंने कहा जी फॉर द फर्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ये जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है इसके अंदर अब 48 गेम्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको पता है कि आज तक इससे पहले जो है 32 गेम्स जो थी वो करती थी और को होस्टेड बाय दीज 3 कंट्रीज, और उस पर उन्होंने कहा जी कि अब इनको ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे कंट्रीज जो हैं पास हैं। वो कहते हैं जी ये सारी डिटेल्स और बहुत सी बातें हमने दोहा में जो लास्ट वीक हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने यानी कि कतर में जो हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस की थी और हमारा जो एक्सपीरियंस कतर में रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि जब कंट्रीज पास होते हैं तो उसका प्लेयर्स को बड़ा फायदा होता है। होता ये था कतर में जब प्लेयर्स खेलते थे उसके एक ही घंटे के बाद जो है वो अपने बेड में जा सकते थे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी हम वही जो है सक्सेस कर सकेंगे, वरना पहले तो बहुत लंबे ट्रैवल करके डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता था तो उससे जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो ये जो है हमने कतर से सीखा है, उसका एडवांटेज हमने लिया है, तो अब जो है वही हम यहाँ पे भी रिपीट करना चाहते हैं।